अस्सलाम वालेकुम। आज एक नोटिफिकेशन सामने नज़र आया, गज़ट नोटिफिकेशन है, जिसके मुताबिक हुकूमत ने ऑथोराइज़ कर दिया है आईएसआई को कि वो पाकिस्तान में किसी का भी फ़ोन चाहें तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये कौमी सलामती के तकाज़ों को सामने रखते हुए इस चीज़ की इजाज़त दी गई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को इख्तियार होना चाहिए इस तरह फ़ोन इंटरसेप्ट करने का? तो दुनिया सारी में शायद ही कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी हो को जो फ़ोन किसी का इंटरसेप्ट ना करती हो। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, लेकिन किसी ज़ाब्ता कार के तहत ऐसा होना चाहिए या एक बिल्कुल आपको ब्लैंकेट ऑथोराइजेशन मिल जानी चाहिए कि आप जाइए जिसका फ़ोन रिकॉर्ड करना कर लीजिए। ये मामला कभी भी खुल के इस तरीके से सामने नज़र नहीं आया। हालांकि बहुत से लोग इशारों कनायों में ज़िक्र करते थे। हम मीटिंग करने जाते थे बाज़ लोगों से, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, वो फ़ोन हमारे बंद करवा देते थे। फ़ोन बंद करवाने तक भी यहाँ तक नहीं था रहता कि बंद करके यहाँ रख दें, बल्कि बाज़ मीटिंग्स ऐसी थी जो कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, वो कहते थे इसको ऑफ़ करके तो कमरे के बाहर छोड़ कर आएँ, फिर अंदर बैठ के मीटिंग होगी। तो इस कदर इस फ़ोन से खौफ था। तो हम लोग कहते थे कि ठीक है, शायद इनका फ़ोन इंटरसेप्ट होता होगा, या हम लोग मीडिया पे आते हैं, बड़े बड़ी शख्सियात से मिलते हैं तो हमारे फ़ोन टैप होते होंगे। लेकिन फिर जब ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया, जजेज़ की कुछ शिकायत सामने आई, जजेज़ ने ऑर्डर जारी किया, तो वहाँ जाकर ये राज खुला कि पहले तो हाँ ना में बात गोलमोल की जा रही थी। वहाँ ये बताया गया कि पीटीए का जो इख्तियार है किसी को लाइसेंस जारी करने का, उसके अंदर एक चेक के अंदर ये लिख दिया गया है कि 2% जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं किसी भी फ़ोन कंपनी के, उनका डाटा पूरा रिकॉर्ड करने के लिए, कॉल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए वो ख़ुद से अपने सिस्टम के अंदर डिवाइस लगाएंगे, और जब भी वो रिकॉर्ड चाहिए होगा किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को, उनको रिक्वेस्ट करेंगे और वो तफसीलात पूरी मिनवन उस तक पहुँचा दी जाएंगी। ये पाकिस्तान में ऐसे मुसलसल होता जा रहा है कई सालों से, और 9/11 के बाद एजेंसीज़ की कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, आईएसआई की भी और आईबी की भी, और हो सकता है कि बाकियों ने, कोई एफआईए ने या किसी और ने भी, पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भी सिस्टम लगा लिया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन दो के पास ये सलाहियत मौजूद है। आईएसआई के पास भी है और आईबी के पास भी है। एमआई शायद इस तरह के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है, मुझे मालूम नहीं है। इन दो एजेंसीज़ को या बाकी एजेंसीज़ को एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए था जो फेडरल कैबिनेट डिस्कस करती, पार्लियामान के अंदर उसको टेबल किया जाता, और उसके ऊपर एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म होना चाहिए था, जिसके नतीजे में इनको इजाज़त दी जाती कि कौन ऑथोराइजेशन करेगा, किस किस के फ़ोन आप टैप कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यकीनन करना चाहिए। मेरी ज़रूरत है तो मेरा भी करना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ जहाँ किसी को लगता है कि ये पाकिस्तान की सलामती के अमूर के मुनाफी काम कर रहा है, तो इसको ट्रैक करना चाहिए, तो ज़रूर करें। लेकिन हर एक को क्या ब्लैंकेट एक किस्म की ऑथोराइजेशन जारी कर देना, ये दुरुस्त है बात? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर हाथ कटवा दिए हों अगर, और दूसरे को इख्तियार दे दिया हो एक एजेंसीज़ को, तो फिर एजेंसीज़ मनमानी आमतौर पर करती हैं दुनिया सारी में। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी नहीं होगी कि जिसको बहुत ज़्यादा पावर्स और इख्तियार मिल जाए और आप कहें कि उसके ऊपर वो चेक लगा के रखेगी। नहीं, चेक नहीं लगा के रखेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को इंटरसेप्ट करके, वो उनका डोमेन है, उनकी प्रोफेशनल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ वही है कि उन्होंने अगर जासूसी करनी है तो उसी तरीके से करेंगे। अभी रिसेंट पास के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान की कॉल भी लीक हुई, इमरान खान की अहलिया की कॉल भी लीक हुई, मरीम नवाज़ की कॉल भी लीक हुई, शहबाज शरीफ की कॉल्स भी लीक हुई। वो डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग लीक हुई। तो कौन महफूज है? अगर प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है, जजों ने शिकायत की कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो महफूज नहीं है, तो महफूज कौन है? तो इसके ऊपर एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में मुनासिब तरीक़ाकार यही होता कि फ़ेडरल कैबिनेट एक समरी डिस्कस करती, एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म बनाती, और उसूली तौर पर वो पार्लियामान की कोई ओवरसाइट कमेटी होनी चाहिए थी फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो उसको डिस्कस करती, और उसके नतीजे में फिर आप तरीक़ाकार तय करते कि वो ग्रेड 18 से नीचे का अफसर नहीं होगा, और ये होगा और वो होगा, और किस किस का रिकॉर्ड किया जा सकता है। कहीं जेट ब्लैक टेररिस्ट या टेररिज्म में मुलव्वस जो तंजीमें हैं, उनका तो आपको देना चाहिए, उनको ऑथोराइज़ करना चाहिए कि ये दहशत गर्दी में मुलव्वस जो ग्रुप है, इन सारों को आप ट्रैक करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये 4th शेड्यूल वाले हैं, इनको आप सारों को ट्रैक करेंगे। एक बंदा निकला तो हम आपसे जवाब लेंगे, जवाब भी नहीं किसी से मांगना, और आपने मुकम्मल तौर पर उनको बाख्तियार भी बना दिया। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जिससे तवाज़ुन रहे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी भी कुछ मुनासिब यही होगा कि वफाक इसके ऊपर एक पोजीशन ले, और एक पोजीशन लेते हुए बाकायदा एक मैकेनिज़्म वज़ा करे, ज़ाब्ता अखलाक भी बनाए और ओवरसाइट मैकेनिज़्म भी वज़ा करे। जो सबसे बड़ी सियासी मैदान की खबर है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ रोज़ से समाअत कर रहा था, आज उसका जजमेंट उन्होंने रिज़र्व कर लिए, फ़ैसला महफूज कर लिया। वो है रिज़र्व सीटों का मामला। रिज़र्व सीट्स के ऊपर सबसे बड़ी इस वक्त जो गेम इधर या उधर किसी तरफ भी बाजी पलट सकती है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर उसकी गेम चल रही है कि पीटीआई की सीटें अगर तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं
पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं, PMLN को मिल जाती हैं, JUI वालों को मिल जाती हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस वक्त उसके पास 2/3 मेजोरिटी हो जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो करना चाहते हैं अपना इख्तियार मजबूत करने के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, या जुडिशरी को वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है उसको 3 साल की मुद्दत उसकी कर देते हैं। उसके लिए उनको वो अपनी 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, जिससे वो ये आईनी तरमीम कर सकते हैं। अगर ये सीटें PTI को वापस चली जाती हैं तो 2 काम होंगे। एक तो PTI पावरफुल ब्लॉक के तौर पर पार्लियामान में मर्ज कर जाएगी, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, वो एक यूनाइटेड 100 बंदों का या 110-20 बंदों का एक ब्लॉक खड़ा हुआ नज़र आएगा पार्लियामान के अंदर। वहाँ ये PMLN जो माइनॉरिटी पार्टी है इस वक्त पार्लियामान में हुकूमत में बैठी हुई है, इसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा एक जो शायद सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में ही तय करना, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुमात के दौरान इसके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला था बल्ले का निशान लेने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, फिर बल्ले का निशान उनके अरकान से वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि उनके उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रटेशन की थी। उस गलत इंटरप्रटेशन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स थे उन सारों को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हमने कहा ही नहीं था। तो वहाँ पर या तो बदनीति है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी काम हो। तो ज़िम्मेदारी का तयन अगर हो जाए तो एक पार्टी इसमें ऐसी होगी जिसका कसूर नहीं होगा। वो कैंडिडेट्स जिनको PTI ने टिकट्स जारी किए थे और टिकट्स होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनको टिकट्स डिनाई कर दिए, उनको बल्ले का निशान डिनाई कर दिया और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब उनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसकी तरफ इशारा किया था। मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा तो मुझे तो यही लगता है कि वो जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब की बात ही पकड़ी जाए और 3 दिन की मुद्दत अब उनको दी जाए अरकान को जो इंडिपेंडेंट जीते थे PTI के हमायत याफ्ता, कि उनको कहा जाए और पूछा जाए कि आपने PTI में आना है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आना है। फिर दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें से कौन सी जमात पार्लियामान के अंदर मौजूद है। इन्होंने पार्टी साइन के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये सवाल तो वहाँ एड्रेस हो जाता है कि पार्टी साइन इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन से गया था, इसमें पार्टी का कसूर नहीं है। फिर 9 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जिनके पास पार्टी साइन भी था और एफिडेविट भी जमा हुआ था, तो पार्लिमानी पार्टी भी बन जाती है। तो उनको वो मौका मिलना चाहिए। फिर वो अगर खुद ये पसंद करें कि हमने PTI की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना या किसी और जमात में जाना, तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उस गलती की इस्लाह करनी सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक फ़र्ज़ बनता है, उसकी इस्लाह करे और मामला आगे बढ़ाए। कुछ आपको 1-2 स्टेटमेंट सुनवा दें जो जजेस ने आज कहीं। सबसे पहले जस्टिस अतर मनीला साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन और उसका जो बुनियादी हक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सारे मामले की सारी बहस के अंदर एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत से सियासतदान और सियासी जमातें बात नहीं करती कि वोटर्स को उनके फंडामेंटल राइट से महरूम किया गया। उनका हक था कि वो अपनी पसंद की जमात को, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करते, लेकिन यहाँ कुछ फैसलों या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन के नतीजे में एक पूरी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया गया। जस्टिस अतर मनीला इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। Most important is that right of vote. Yes. No one is arguing that. Yes. And why the commission is shying away from showing its bona fides that it did its best to make the elections fairly just, because that is very crucial. Where the major political party for which the actual stakeholders had voted, they were, whether it was mala fide or for whatever reason, were excluded from that political process. But again, you see, when we come to 51D, right of the political parties, it does not give any weightage to the independents. Serious questions raised regarding the elections that were conducted in 2018, and it had raised serious questions on the election commission as well. So are we going to repeat that? Are we just remain silent about it and allow the people to suffer and their fundamental rights be violated? जस्टिस अतर आगे मज़ीद कुछ और भी कहते हैं। वो कहते हैं कि 2018 में यही कुछ करके जो कुछ नून लीग के साथ किया गया था 2024 वाले इंतखाब में वही सारा कुछ PTI के साथ हुआ। सुनिए वो क्या कहते हैं। राजा साहब, आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। सच बिल्कुल बोला जा रहा है। 2018 में जी PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है। And nobody speaks the truth. This is something known to everyone. Sir, I've written and that is how Constitution should be interpreted, to uphold the democratic principles and the structure, and particularly the rights of those voters who have been wronged. This court not correct the grave violation of
the entire electoral process by the Election Commission by excluding a political party from the election process. But all the facts are now before your lordships, and your lordships can make any order that advances and implements the Constitution. इसका एक छोटा सा हिस्सा और आपको सुनाना चाहूँगा जहाँ इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के हवाले से उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। दिखाइएगा कि इंसाफ टिकट इशू टू मी 12 जनवरी को मुझे इशू हुआ, 13 जनवरी को मैंने ये फाइल कर दिया। मेक द पॉइंट। ये पॉइंट इज सिंपली दिस दैट दे हैव सप्रेस्ड द रिकॉर्ड। चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें काइंडली। I think it's very important in this particular case, the fairness of the elections and the role of the election commission itself. I'm grateful, if it can suppress some material information from us. From the Supreme Court. Then they said, sorry, we will not treat you as PTI candidates because the Supreme Court judgment. मुझे इन्होंने कहा कि हम ये रिसीव ही नहीं करते आपसे टिकट। Can we make the point now? Point is that the record filed by them is not reliable. गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी। अब तो ईसीपीपी मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट। They are acting as if there are adversaries. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं शोएब शाहीन साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शोएब साहब जस्टिस अतर थ्रू आउट बहुत ही पावरफुल पोजीशन लेते रहे, बल्कि जस्टिस मंसूर ने भी, जस्टिस मुनीब ने भी, जस्टिस मंदोखेल ने भी काफ़ी हद तक उनका साथ दिया, जस्टिस आयशा ने भी। आज जजमेंट रिजर्व होगी, फैसला महफूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। एक बात तो तय हो गई, मेलाफाइडीज़ ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो सबके सामने खुल के सामने आ गया। यानी जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि सबसे बड़ी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है वो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। कई दोस्त नाराज़ होते थे जी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुर्म करेगी तो जुर्म तो रहेगा ना। आज चीफ जस्टिस समेत सब ने इस बात को एग्री किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट नहीं किया। बेईमानी के नतीजे में उसको जानबूझ के एक पॉलिटिकल पार्टी को एक अरीना से निकालने के लिए प्रोसेस से उनको आउस्ट किया गया। यानी देखें, मेरा और इनका भाई मेरे सलमान का पहले दिन का, आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था, पहले दिन का हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने डिक्लेरेशन दी है कि वी आर पार्टी मेंबर्स। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर फैसला दिया है। ये नहीं कहा कि हम पार्टी के मेंबर ही नहीं रहे, हम पार्टी से ही फारिग हो गए हैं, तो लिहाजा हमें कम से कम पार्टी को की तरह ट्रीट किया जाए। इन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा नहीं फारिग। लेकिन यहाँ बोझ सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन हुई है और इलेक्शन हो गए, सारे बैठे रहे आराम से। अब कह रहे हैं बताओ कहाँ से शुरू करें, तो वो वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से गलती हुई। खूबसूरत बात की। देखें, सुप्रीम कोर्ट का नाम जब आता है, हमें एहतियात का दामन भी हम हाथ से नहीं जाने देते, हमें एहतियात से बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये किसका हक था? ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये 70% ये जो नाखानदा आबादी है, जो सिर्फ एक निशान देख के वोट देता है, ये उनका हक था कि उनको किस सिंबल पे निशान लगाना है। आपने 70% आबादी को, वोटर को, आपने उनके हक से महरूम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बावजूद लोगों ने, आपके सामने है, ये इतना बड़ा इनकलाब था जिसका फ़ायदा लिया जा सकता मुल्क की खातिर। आपने उस इनकलाब को रास्ते में रुकावटें खड़ी करके मुल्क को अफरा तफरी में पैदा कर दिया। लोगों ने उसके बावजूद बाहर निकले, लोगों ने फिर भी वोट डाले। मैं ख़ुद गवाह हूँ, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। लोगों ने वोट डाले 80%, 90%, 60%, 65%, जहाँ जहाँ जो हिस्सा था लोगों ने वोट डाले। मैं यहाँ 1,05,000 वोट लेके आया हूँ। ये नहीं कहता कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, इमरान खान के नाम पे वोट मिला। लेकिन खान साहब की यहाँ जो उस वक्त वोट लिए थे, 93,000 वोट लिए थे 2018 में, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने वोट दिया। इसके बावजूद कि मेरा, आपको पता है, मेरा इंतखाब निशान फाख्ता, उसके नीचे ऊपर हुदहुद, उसके नीचे तोता, उससे ऊपर मोर, 4 परिंदों के बीच में मेरा परिंदा रख के मुझे हवाले किया गया। उसके नतीजे में 8-10 हज़ार वोट मेरा ज़ाय हुआ। मगर उसके बावजूद, कैन यू इमेजिन, खुदा की कसम, आपका केस ट्रिब्यूनल में लगा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मैं उस ट्रिब्यूनल के केस में भी जाना चाहता। देहातों में तारिक फजल साहब को जुर्माना हो गया 20,000 रिकॉर्ड का ना जमा कराने। कल आपके प्रोग्राम में भी उनको लिया हुआ था। अब अल्लाह करे कि वो कल फॉर्म ले आएंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। कल उनकी तारीख लगी हुई है। बात यह है कि सर नदीम भाई, लोग देहात की ख़वातीन, मैं सारा दिन फिरता रहा हूँ, सुबह मैं निकला, तमाम मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना, सबसे बड़ा हल्का था, एक पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ। यकीन करो,
ख़वातीन जो अनपढ़ हैं वो निशान लेकर आई हुई थी कि हमने इस तरह निशान लगाना है। इतनी लोगों में एक वलवला था कि हमने तब्दीली लेकर आनी है, और आपने उस तब्दीली को ये सारा कुछ होने के मरोड़ दिया। बावजूद आप लोग जीत गए थे, लोगों ने बड़ी तादाद में आपका निशान ढूंढ लिया, चिमटा भी ढूंढा उन्होंने, उसके थाली बावजूद बैंगन ढूंढा, फाख्ता भी ढूंढी, उन्होंने सारों को जाके मोहरे लगाई। अब मसला ये था कि इलेक्शन कमीशन राजा साहब से पूछा, राजा साहब ये आज जस्टिस सत्तर ने बिल्कुल सही कहा कि 2018 में नून के साथ हो रहा था, अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, सेनेट इलेक्शन में 2018 में आप लोगों के साथ यही कुछ हुआ था, लेकिन क्या मुनासिब नहीं था कि 8 फरवरी से पहले जो कुछ भी हो गया था, 8 फरवरी का दिन भी ठीक था, उस दिन जो कुछ नतीजा आ गया था अगले दिन की पार्लिमानी पार्टी बनने देते, ये फॉर्म 45 और 47 के रौले और इन चीज़ों में क्यों पढ़ने की ज़रूरत थी? बल्कि अभी तो वो जो एक्ट बन गया ना, जो रात अभी नोटिफाई नहीं हो गया होगा आज भी, वो रात जो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए कि आप रिटायर्ड जजेस जो है वो फैसला करेंगे। राजा साहब से इसका जवाब, राजा साहब ये मेरे ख्याल से अच्छा मैं एक तो बात बताऊं जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर फॉर्म 45 पे मैं एक ही बात सबको कह रहा हूँ कि भाई आपके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, आप अपना मुकदमा लेकर आए। अच्छा मेरा भी मुकदमा है और मेरा जो फॉर्म 45 है, जिस तरह ये कह रहे हैं तोता फाख्ता नीचे मोर, मेरे ऊपर हाथी नीचे बकरी, दरमियान में शेर था, तो मुतासरीन हम भी उतने ही हैं, वैसे भाग जाएंगे आप दोनों, अकेले मुतासरीन नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं अपना मुकदमा, मेरे भी 52 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके बीच में मुतनाज़ा हैं कई फॉर्म 45, लेकिन मैं अभी अपना मुकदमा, मुझे पता है कि ये फोरम, मैं बातें जितनी भी कर लूँ और मैं भी शुएब शाहीन साहब की तरह बिल्कुल प्लीड करना चाहूँगा, और अगर मुझे करना भी चाहिए यकीनी तौर पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेरा एक मुकदमा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जब भी लगेगा तो उसके बीच में मैं अपने सारे ये निकात पेश करूँगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पोलिंग एजेंट्स जो थे, वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, वो मेरे पोलिंग एजेंट्स के साथ उनका जो रवैया था वो इस तरह का था। तो मेरे तो ये हर जगह पे जहाँ पर किसी को, देखिए मैं एक और भी बात बताऊँ, हुआ ये मैं समझता हूँ कि जो अगर तहरीक इंसाफ की जो ये एक आप कहते हैं बड़ी लहर थी, तो ये लहर उस्तादों में भी थी, ये लहर टीचरों में भी थी, ये लहर प्रिजाइडिंग अफसरों में भी थी, ये लहर हर जगह पे थी। और मैंने वो लहर में वो प्रिजाइडिंग अफसर्स की शक्लों में हमने ये देखा कि वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, आखिरी दिन आप कह रहे थे कि 8 वाला दिन, जो 8 तारीख का दिन था, वो बड़ा ठीक चढ़ा गया, कुछ नहीं किया गया। 8 वाले दिन ही तो तबाही हो गई कि पोलिंग स्टेशन के बीच में जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे और वो थे, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स का किरदार अदा किया, और जिसका मैं सबूत पेश भी करूँगा जब मेरा मुकदमा ट्राइबल में जाएगा। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि ये मेरा मुकदमा जो है, ये शुएब शाहीन का मुकदमा जो है, ये हर उस शख्स का जो मुकदमा है, ये उस फोरम पे जाके डिसाइड होना है, जो फोरम अभी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ पे डिसाइड होता है। सर 8 की रात को जो कुछ हुआ, 8 और 9 की रात को, उसके ऊपर आप रोशनी डालें कि वो खराबी बड़ी थी या कोई और खराबी बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त जब नतीजे आने रोके देखिए 8 और 9 की रात को मैं भी शुएब साहब की तरह कहूँगा, 8 की और 9 की रात जो थी वो तो देखिए मैंने अपने मुखालिफ को मुबारक भी दी, वो जिस तरह भी भले जीता मैंने उसको मुबारक दे दी। मेरा दिल कहता होगा कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वो जीत गया, मैंने उसको मुबारक दी, मैंने ट्वीट भी किया, वो पीटीआई का रुकन था, मैंने उसको मुबारक दे दी। लेकिन मैं अपना मुकदमा जो है वो अदालत में ज़रूर लड़ूंगा, वो मेरा राइट है, वो मेरा कानूनी हक है। लेकिन 8 की रात की तो बड़ी दर्द भरी कहानी है, अगर मैं अपनी कहानी लेके बैठ जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कहानी अभी हेर से पे मबनी है। लेट द ट्रायल, जहाँ पे भी ट्रायल चलना है, जो भी कोर्ट ऑफ लॉ होगा, जो भी डिटरमिन होगा वक्त के साथ, उसी कोर्ट ऑफ लॉ में मैं रिजर्व सीटों के ऊपर आपने अपनी राय नहीं दी, क्योंकि रिजर्व सीट्स वाला मामला ऐसा है कि जो भी हुआ था 8 को या 8 और 9 की दरमियानी रात को, या उससे पहले प्री पोल जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में, वो एक कोई अच्छी दास्तान नहीं है सुनाने के लिए। लेकिन जो जीत के आ गए थे उनकी पार्लिमानी पार्टी बनने देते, क्या जाता था उसमें, जीत गए थे, वो पीटीआई वाले थे। अब जो भी उनका असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, वी ऑल नो कि उमर अयूब किस पार्टी से है या गौहर खान किस पार्टी से है, तो उस बहस में कि ये सुन्नी इत्तेहाद का, ये पीटीआई का, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट। देखिए अभी जिस तरह ये एक बहुत अहम नौइयत का केस है और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बीच में अगर तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है इशू कि वो जमात क्या उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, क्या उसके टिकट होल्डर्स अब ये रिज़र्व सीट्स क्लेम कर सकते हैं, क्या जिस तरह से ये मुकदमा चल रहा है, और सुन्नी इत्तेहाद का जो दूसरी तरफ है कि क्या उसके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा, तो ये इसमें बड़े क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं। ये क्वेश्चन के पीएमएलएन के या हुकूमती इत्तेहाद के लोग जो आ गए उन सीटों पे,
उसके अलावा ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है, और बहुत अहम क्वेश्चन है कि वो सीट्स जाएंगी किस तरफ। तो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि वो तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, और उसके ऊपर मैं अभी इस वक्त कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दूँ जिससे कोर्ट में होने वाली कार्रवाई के ऊपर कोई असरअंदाज हो जाए मेरा मौक़िफ़ या कोई बात, आप नहीं आप असरअंदाज हो सकते, फैसला महफूज हो गया। और देखिए वही ना, फैसला महफूज होने से अनाउंसमेंट कप और लिप्स तक के बीच में बड़े वो फासले होते हैं। कप लिप्स तक पहुंचते तक कुछ भी हो सकता है, चाहे ऊपर भी गिर सकती है। तो अभी मैं इंतजार ही करूँगा। अच्छा ब्रेक ले लें ताकि चाहे ऊपर ना गिरे, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। शोएब साहब, वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्योंकि ये जितना अरसा हम इस बेयकीनी को खींचते जाएं चलता जाएगा आगे मामला, लेकिन इसका एंड रिजल्ट तो कुछ होना चाहिए ना सामने। इस तरह एक अनसर्टन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो आपको इकॉनमी को भी नीचे बिठा देता है, मुल्क के अंदर भी सवाल उठे, हम उसी फेज़ में। देखें नदीम भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। 2 साल तो हमने इस एडवेंचर को देख लिया ना। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब का पीरियड उस वक्त पूरा करने देते तो शायद हम इक़्तिदार हमें ना मिलता, और अगर इस वक्त हमें हुकूमत मिल जाती जो कि हम जीत चुके थे, इसके बावजूद जो हमारे साथ प्री इलेक्शन हुआ या इलेक्शन से यानी 8 फरवरी से पहले और जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ती, 2 ऑप्शन थे। या तो हम बहुत अच्छा डिलीवर कर जाते क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारियाँ थी, लोगों ने हमें वोट दिया हुआ था, और अगर खुदा न खास्ता हम डिलीवरी सिस्टम में वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरे ना उतरते तो लोग बैलेंस हो जाते होगा, तो ठीक है आप भी तो उसी तरह काम किया है। तो एक निज़ाम है, आप अगर उसको रास्ते में रुकावटें पैदा करके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करेंगे, जो यूथ है हमारी, जो लोग हैं जिनको मुश्किलात हैं, मज़ीद नफ़रत फैलती है। मसलन आज आप एक मिसाल देता हूँ, लेबर पार्टी जीत की 2/3 मेजॉरिटी से या जितनी भी सीटें नहीं। आज अगर आप यूके के सिस्टम में आप फॉर्म 47 के ज़रिए उन्हीं को मुसल्लत कर दें, उनको हटा दें, उनके बंदे गिरफ़्तार कर लें, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे कर दें, लोगों को चार दीवारी की पामाली करना शुरू कर दें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ लोग वहाँ से पैसा उठाएंगे, खा वो उनके अपने लोग हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, वो जाकर किसी और मुल्कों में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होगा, वो 6 दिन में उनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपको एक सिस्टम बनाने के लिए साल लगते हैं, सदियाँ शायद लगती हैं। आपने एक आइन बनाया हुआ है 73 का, आपने एक कानून का निज़ाम बनाया हुआ है, आपने जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने का एक सोशल कॉन्टेक्ट किया हुआ है। अगर आप कानून का मिसयूज़ करेंगे, आइन को एक्चुअली पामाल करेंगे, पाँव तले रोंद डालेंगे, आप जमहूरियत को ढोंग बना देंगे, तमाशा बना देंगे, इदारे सारे सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ना आपका पैसा लोग लेके बाहर भागेंगे, आपके अपने मुल्क के लोग, आपका प्रोफेशनल मुल्क से बाहर भागेगा जो कुछ हो रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई मुल्क में पैसा लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होगा, सर्टेनिटी नहीं होगी, और उसको नहीं पता होगा कि कल क्या होगा। तो आप अपने सिस्टम को जब तक बेहतर नहीं करेंगे, आप जिसको लोगों ने, ये अवाम का हक है ना, जिसको लोगों ने वोट दिया है वो अच्छा है या बुरा है, लेट हिम प्ले। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक काम करे, जहाँ सिक्योरिटी का मामला आ जाए वो वहाँ आके खड़े हो जाएं कि ये हमारा सिक्योरिटी मामला है, इसमें आप नहीं छेड़ सकते। उसके अलावा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, उससे अपने आप को आज जितना जल्दी अलग कर लेगी, मुल्क तरक्की करेगा, हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हो जाएंगी, हमारे मुल्क के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक आप लीडरशिप को अपने जिसको कहते हैं ना बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी में पैदा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं ला सकते। राजा साहब, जो दुनिया में आप वोटिंग पैटर्न देखें तो लोग अपनी वोट की ताकत से बिल्कुल ही निज़ाम पूरा तब्दील करने की तरफ चले जाते हैं। आप अभी बरतानिया के इलेक्शन की मिसाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऋषि सुनक ने खुद इंतखाबात कॉल किए थे, उठा के वोटर्स ने बाहर फेंका, उसको उठा के परे फेंका, और अनप्रेसिडेंटेड जो विक्ट्री है उसकी वो लेबर की हुई है। फ्रांस में देखें तो फ्रांस में नतीजा उलट आ रहा है। मोदी साहब वो कहते थे मैंने पता नहीं चांद पे पहुंचा दिया इंडिया को, वोटर ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया, उसकी अपनी सादासियत भी बरकरार नहीं रही। तो ये दुनिया बदल रही है। हम शायद पाकिस्तान में अभी भी अपने उस तजर्बात के अंदर घिरे हुए हैं। यहाँ भी लोगों ने 8 फरवरी को, हालांकि हम कहते थे अनपढ़ लोग हैं, बल्ले का निशान नहीं होगा तो ठप्पा किस पे लगाएंगे जाके, उन्होंने फिर भी वोट डाला, अपने कैंडिडेट को ढूंढ के डाला। तो वी ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट दैट देयर डिसीजन कि ये इनका फैसला था वोटर का, उसकी इज्जत करें, एहतराम करें उसका।
बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ। देखें, जहाँ तक तो ये सवाल है कि दुनिया में वोटिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर साल अगर करोड़ों के हिसाब से नया वोटर पाकिस्तान के बीच में वोटर लिस्टों में शामिल हो रहा है, तो ज़ाहिर है उस वोटर का सोचने समझने का वो तरीक़ाकार नहीं है जो बहुत साल पहले था। और मैं अपनी जमात की भी ये बात मुझे यकीनी तौर पे ये करनी चाहिए कि हमारी जमात को भी, जो नौजवान तबका है, उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो हमें भी हमारे में कमी बेशी पाई जाती है, वो भी हमें उसके नताइज इलेक्शंस में हमारे सामने आते हैं। और वोटिंग पैटर्न जो है, ये चाहे एक हल्का हो या ओवरऑल पाकिस्तान का हो, ये बिल्कुल चेंज हो गया है। मीडियम्स चेंज हो गए हैं, टूल्स चेंज हो गए, तो देयर इज़ नो डाउट। और आप ये देखें कि जो हम समझते थे कि अगर हमने बड़ी खिदमत कर ली, हमने बड़ा काम कर लिया, हमने लोगों के दुख सुख में उनके साथ शरीक हो गए और हमने लोगों की डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके मसाइल हल किए, हमने उनकी इकॉनमी से रिलेटेड उनके इश्यूज़ हल किए, ये आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि जब वोटिंग डे आएगा लोग क्या सोच रहे होंगे और क्या सोच के वोट डालेंगे। तो ये तो यकीनी तौर पे अब तो पॉलिटिक्स हैज़ बिकम वेरी आई वुड से सॉर्ट ऑफ अ गेम, जो कि बहुत स्लिपरी स्लोप पे खड़े होकर आपको खेलना पड़ेगा, चाहे जो भी इलेक्शन और चाहे जो भी मुल्क हो दुनिया का। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप इसके लिए मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी लेजिटिमेसी जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनी है उसके अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में तो सियासी आपका जो पोलिटिकल कैपिटल है ना, आप लूज़ करते हैं। जब आपकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो रही हो ना, तो आप लूज़ कर रहे होते हैं। आप लूज़ कर रहे हैं। बजट के नतीजे में कुछ इक़दाम लिए, उससे और लूज़ करेंगे। कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसले आएंगे, उससे और लूज़ करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि आपको सियासी तौर पर अपनी पोजीशन रीथिंक करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल नदीम भाई, एक बात मैं तो बड़ी एक हकीकत पे मबनी बात करूँगा जो दुरुस्त भी है। वो ये है कि अभी हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि हम लूज़ कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये साल, 1.5 साल, 2 साल जब माशी बहरान में से हमारा मुल्क गुजर रहा है, और उसके साथ उसका जितना भी उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रद्द अमल है, वो हमारे मैंडेट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, वो रद्द अमल और वो सारा रिएक्शन जो है हम अपने मैंडेट पे ज़रूर बर्दाश्त करें, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे जज्बे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इन चीज़ों में से ओवरकम करेगा, पाकिस्तान दोबारा से एक राइज़ करेगा, और दोबारा से ये जितने भी हमें इकॉनमी के क्राइसिस जिन्होंने मुल्क को लिपटा हुआ है, इनमें से हम इंशाअल्लाह ताला निकलने में कामयाब हो जाएंगे। चाहे मरीम नवाज़ एज ए चीफ़ मिनिस्टर, उनका भी काम अभी एट द टॉप लेवल है, लेकिन जब उनका ग्रास रूट लेवल पे उनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जब नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। अगर आज सोलर पैनल अनाउंस किए उन्होंने, या आज उन्होंने इस तरह की और स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस करती हैं, ग्रीन कार्ड, किसानों के कार्ड अनाउंस किए, तो उसका जो इफेक्ट है नीचे ग्रास रूट लेवल पे अभी फौरी तौर पे नहीं आएगी उनकी अनाउंसमेंट के बाद। ये उनकी अनाउंसमेंट के बाद जब पहली दफ़ा जब किसान कार्ड मिल के लोगों के पास जाएंगे, जिस तरह इमरान खान साहब अपने सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में बात करते थे, तो और हम अपने बाकी तरक्की के मंसूबों के बारे में बात करते थे, बिल्कुल उसी तरह से ये चीज़ें राइप अप होंगी, बट इट विल टेक टाइम। अभी हम बिल्कुल होपलेस नहीं है, ना हम कोई नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला है। हमें उम्मीद है अच्छे की कि जब हज़ारों तालिब इल्मों को एजुकेशन के अलाउंसेस मिल रहे हैं, नौजवानों के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं काम उनके ऊपर हो रहा है, उनकी नौकरियों के हवाले से, उनकी इंटर्नशिप्स के हवाले से, किसानों के लिए काम हो रहा है, सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, तो ये जब चीज़ें नीचे आएंगी निचली सतह पे, और जब इनका आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा, और आम आदमी जब बातचीत करना शुरू करेगा। देखिए, अब रोटी सस्ती हुई तो गरीब आदमी, चाहे काश्तकार अपनी जगह पे न लाएं, मैं ख़ुद भी काश्तकार हूँ, लेकिन जो गरीब आदमी है, एक आम आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, उसने तो दुआ दी जब रोटी सस्ती हुई। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ होंगी, और हम ये समझते हैं कि 2 साल कम अज़ कम लगेंगे इन सब चीज़ों को टेक ऑफ करते। हाँ, अगर 2 साल बाद भी ये सिचुएशन ये रहती है और सूरत हाल जो है उसमें तब्दीली नहीं आती, फिर बिल्कुल हमें सियासी लाएअमल जो है उस वक्त बहुत हमें नुकसान भी होगा, और उस चीज़ों को उस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमें कोई नाउमीदी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सर, आप उम्मीद रखिए, नाउमीद तो कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन इसी सूरत में अगर 2 साल शहबाज साहब ने हुकूमत की, तो नून लीग को दोबारा मैदान में जाते हुए वोटर्स के पास बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ये मेरी पेशगोई है, आप लिख के रख लीजिएगा इसको। शुएब साहब, दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। आज ISI को एम्पावर किया गया है फ़ोन इंटरसेप्ट करने के हवाले से, गज़ट नोटिफिकेशन उसका आगे, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इसके? देखिए, बड़ी काबिल अफसोस बात है कि पहले तो ये इलीगल काम ये कर ही रहे थे, ठीक है ना। अब तक अलाउ नहीं था। एक लॉ के तहत है कि जब तक हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेके, वो भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप कर सकते थे, और वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक कानून का तरीक़ाकार है ना, उसके बगैर आप नहीं कर सकते थे। अब आपने
एक इतनी बड़ी पावर्स दे दी एक इदारे को कि जो चाहें कर लें और जिसका चाहें और जिस नाम से चाहें। अच्छा, अब तक जो इलीगल काम कर रहे थे, जजेस के घरों में बेडरूम्स में कैमरे लगा रहे थे, लोगों की वीडियोस आ रही थी, लोगों की ऑडियोस आ रही थी, और वो एक गुमनाम एक किसी उसके ज़रिए आके क्या तरीकाकार क्या होना चाहिए था इसके लिए? देखें, जो कानून आपका बना हुआ है 2016 का, जिसके तहत आपको जिसकी भी सर्वेलेंस करनी है उसका तरीक़ाकार है, आप अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के जज आपको परमिशन देगा वो रिकॉर्ड देख के, और उसके बाद आप कर लें। लेकिन अगर आप जुडिशल इंटरवेंशन के बगैर एक इदारे को जो कि पहले ही गैर कानूनी हरकतों में मुलव्वस है, ये ISI पहले ही उन्होंने अपने शहरियों के, अपने लोगों के इस तरह की ऑडियो टिप्स करके पब्लिश की हुई हैं, इदारे या उन्होंने की हैं या IB ने की हैं या किसी और इदारे ने की हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है, तो आज आप उनको ऑफिशियली ये काम दे के फिर आपका मेरा एक सिक्योरिटी के नाम पे जो चाहें जिसका चाहे कर ले, तो आप इस तरह की अनस्ट्रक्चर्ड पावर जब आप किसी इदारे को या किसी शख्सियत को देंगे, उसका मिसयूज़ होगा, उसका नुकसान होगा। उसके ज़रिए देखें, ये अल्लाह के निज़ाम कानून, अल्लाह का दिया हुआ जो हुक्म है प्राइवेसी का, उसके भी ख़िलाफ़ है, और आइन के आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है प्राइवेसी को। तो आपका आइन जो है वो परमिट करता है, आप नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर जो चाहें जिसके खिलाफ चाहें कर लें। अच्छा रांझा साहब, ये जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, इसको पार्लियामेंट में डिबेट आपको करना चाहिए था, एक काबीना को एक ज़ाब्ता अखलाक मंजूर करना चाहिए था, और उसके लिए बाकायदा मेरा तो ख्याल ये पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए थी ओवरसाइट मैकेनिज्म के लिए। आपने उसको नहीं किया, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन कर दिया। ये और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून में तरमीम और तब्दीली करनी होती तो आप असम्बली में लेके जाते, आप सिंपल एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि 1996 से ये कानून जो है, जिसके तहत शुएब शाहीन साहब ज़रा बेहतर बता सकेंगे, मुझे भी पढ़ने का इत्तफाक नहीं उस लॉ कौन सा था, जिसके तहत ये सिक्योरिटी एजेंसी को जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो या कोई इस तरह का इशू तो कॉल्स जो है वो टेप करने की उनके पास इजाज़त है। और इस नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है कि इस चीज़ का गलत इस्तेमाल, इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मज़ीद जहाँ तक रूल्स की सवाल उठता है या मज़ीद क्लैरिफिकेशन है, इसके बीच में अभी भी गुंजाइश मौजूद है, और इसके ऊपर आज भी वजाहत आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दी है कि इसको इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन्ड है कि इसका कोई इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी से अगर हट के नहीं किया जा सकता तो फिर मेरे ख्याल से इसमें परेशानी की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो जिस चीज़ को गुंजाइश पैदा करनी हो ना, उसकी वो वजाहत कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है, उनकी वजाहत आप छोड़ दें, आपको कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आजकल बहुत सारे ऐसे मामला की बात कर रहे हैं जहाँ शायद वो ना बोले तो बेहतर है। ये नोटिफिकेशन कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून कहता है जज ऑफ दी हाई कोर्ट के बगैर आप ये नहीं कर सकते। आप एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे आप परमिशन कर सकते हैं, कैसे इजाज़त दे सकते हैं? इट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट इज़ इलीगल एंड अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है। देखिए मेरे ख्याल से ये तो फिर अदालतें भी हैं, शुएब शाहीन साहब वकील भी हैं, और ये जो यहाँ पर एक अपना राय दे रहे हैं, हम तो चैलेंज करेंगे, कोर्ट में नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दें, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम तो चैलेंज करेंगे, लेकिन राजा साहब आप भी थोड़ा सा सोच लें, ये मुल्क आपका भी है, अंडर सम लॉ की है, ये आप और मैं भी इसकी जद में आएंगे, हम सब आएंगे। शुएब साहब, मैं तो इसकी जद में पहले भी आया था। मेरे तो यकीन करें, मैं जब आप शहजाद अकबर साहब थे तो उन्होंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे नैब वाले बताते रहे कि मेरी तो 4 साल की बेटी की प्रॉपर्टीज़ आप ढूंढते रहते, जो कि अभी नाबालिग थी, और सोचते रहते कि वो बिज़नेस क्या करती है। तो उस वक्त उसकी उम्र 4 साल थी। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में रूल्स इसके बनने चाहिए। मुझे याद है कि हमने जितने भी कवानीन बनाए उसमें हमेशा सेशन कोर्ट से या जज ऑफ द हाई कोर्ट से हमने ये लॉ में ये डाली है चीज़, डालते आए हैं माजी में कि ये इस तरह से एक परमिशन ज़रूर ली जाए, चाहे उसको कॉन्फिडेंशियल रख के ली जाए, उसका कोई प्रोसेस कर लिया जाए, ताकि यह इस चीज़ को अब्यूज़ ना किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असेंबली में इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं असेंबली में तो आज मौजूद नहीं था, मेरे इल्म में नहीं है कि वो कानून एग्जैक्टली SRO जो निकला है उस SRO गजट नोटिफिकेशन हुआ इसका, नोटिफिकेशन हुआ इसका, कोई बिल वगैरह नया नहीं आया इसके लिए। जी उसके ऊपर एक बयान ही आज़म नज़ीर साहब ने दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि इसको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, उसकी वजाहत होनी चाहिए। उस नोटिफिकेशन को मज़ीद नज़ीर तारड़ साहब इस अब्यूज़ को रोक सकते हैं, उनके अपना फ़ोन चेक करवाना चाहिए उन्हें पहले।
सर ये नहीं, इसके ऊपर आप जो तरीकाकार यही था कि आप इसको कैबिनेट से एक ज़ाब्ता अखलाक मंजूर करवाते और उस ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में आप उनको एम्पावर करते। एम्पावर करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की ऐसी नहीं है जो नहीं इंटरसेप्ट करती, लेकिन एक ओवरसाइट मैकेनिज्म और ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। जो किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या उसकी राइट टू प्राइवेसी है। और ये राइट टू प्राइवेसी के बीच में इसके एक बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक यकीनी तौर पे होना चाहिए। और उसके ऊपर बिल्कुल जो उन्होंने ये बात की है कि ये अब्यूज़ नहीं होगा, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, उसके ऊपर आज़म नज़ीर साहब जो हैं, मुझे एक काबिल वकील हैं, कानून को समझने वाले हैं, और ऐसे जब नोटिफिकेशन होते हैं उनके इस्तेमाल जो है अगर वो नाजायज़ से बचाना है तो यकीनी तौर पे वो कोई ना कोई इसके ऊपर, ये जितनी आज बहस हो रही है इसके ऊपर वो कल मज़ीद वजाहत भी करेंगे। और मेरा ख्याल से जहाँ पर उसमें लिखा गया कि इसको गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए, उसी लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मज़ीद उसके बीच में कोई ना कोई उसका मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है, और वो लॉ मिनिस्ट्री भी कर सकती है अगर करने पे आए तो। शुएब साहब, आज उमर अयूब ने भी इसके ऊपर बड़ा धुआंधार बयान दिया, लेकिन शायद आप लोगों को भी पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पूछें तरीकाकार भी कैसे इंटरसेप्ट किए जाते हैं और ओवरसाइट मैकेनिज्म अभी एग्जिस्टिंग क्या और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये कैबिनेट में भी लाना चाहिए, और इसके ऊपर बड़ा तफसील के साथ आर्डर जारी किया है बाबर सत्तार साहब के पास। ये मैटर पेंडिंग है। ये जो ऑडियो लीक्स वाला केस नहीं चल रहा जिसमें बुशरा बीबी की तरफ से उसी के लिए नोटिफिकेशन होगा, ये उसी के लिए हुआ है ताकि जो अब तक इलीगल काम किया है अब इसके ज़रिए हम उसको लीगलाइज कर दें। देखें, ये नहीं हो सकता, इसकी कानूनी तौर पर इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कानून के होते हुए उस कानून को आपने तरमीम नहीं किया, उसके बरअक्स आपने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। कोई देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, किसी कानून के ख़िलाफ़ कोई रूल रेगुलेशन नहीं बन सकता। तो लिहाजा कानून के होते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए आपने उठा करके एक नोटिफिकेशन कर दिया, रेगुलेशन बना दी। वो दैट कैन नॉट बी परमिसिबल अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह हम इसको पार्लियामेंट में तो उठाया है उन्होंने और मज़ीद भी उठाएंगे। हम इसको इमीडिएटली चैलेंज करेंगे। हमने ये फैसला किया है, मरजूब साहब ने भी ये बात कही है, और इंशाल्लाह ताला ये सेटिसाइड होगा। ये नहीं चल सकता। और इन्होंने एक और जिसको ज़्यादा नहीं सीरियसली हाईलाइट किया, जब मैं प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, तो उस वक्त मेरे पास आया था वो नोटिफिकेशन। शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही PDM-1 की सूरत में एक नोटिफिकेशन निकाला कि आज के बाद जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन जो है वो भी उससे पहले वेट करवाएंगे। वो ISI जब तक वेट नहीं करेगी उस वक्त तक हम उनको नहीं देंगे। ये भी एक इंटरफेरेंस है आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। वैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो लगता है उसकी भी पहले वेटिंग नहीं होती। आप हंस रहे हैं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल है होती है, तो होती है ना। बल्कि ये तो ये भी अभी तक ये रिवाज है कि हमारी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए भी इनसे वो वेटिंग कराई जाती है, उनके वो सारा रिकॉर्ड मांगा जाता है कि जी आप कुछ दें। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये इफ्तिखार चौधरी साहब अपने जजों की इतलात लिया करते थे, उधर से भाई लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगा करते थे कि बताइए क्या मामला है। एक दफ़ा एक पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ, मैं उनसे नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे एक हुकूमत, ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके लोग भी थे, इनके साथी एक गए थे उनके पास, तो नया वज़ीर-ए-आज़म लग रहा था, तो 3 नाम लेके वो साहब गए। नाम लिया तो सारी बात ही खुल जाएगी, मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो 3 नाम उनको पेश किए गए, बताइए कि कौन सा नाम आपको पसंद है तो उसको हम लगा दें इन तीनों में से। तो वो इस तरीके से पहले जाके सियासी जमातें खुद से पहले क्लैरिफिकेशन लेती हैं, फिर नाम लगाती हैं। काबिल अफसोस बात है। देखें, मैं आपको पहले भी गुजारिश की, जब तक हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट सरहदों तक नहीं चली जाएगी ना, इस तरह के फैसलों ने आज बेड़ा गर्क कर दिया है। आज गंदम स्कैंडल को देखें, कोई किधर गई वो इंक्वायरी। कहते हैं जी 2 हमने सरकारी अफसर मुअत्तल किए थे, $1 बिलियन खा गए अगले, और कोई इंक्वायरी नहीं, ना नैब भी खामोश। ये हर दौर का रोना है। आपके दौर में पहले गंदम और चीनी एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की, अब दोबारा चीनी एक्सपोर्ट के लिए हमने दोबारा इजाज़त दी। अभी इस हुकूमत ने भी इजाज़त दी है ना, आप जाएगी फिर इंपोर्ट भी करेंगे, फिर अभी ज़रूरत पड़ी तो इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ वतीरा है, हम पैसे खाते हैं, गरीब रोता रहे, हम पैसे खाने के लिए बड़े ताकतवर लोग हमारे बैठे हुए। रांझा साहब, इसके ऊपर वैसे आपको कुछ करना चाहिए। 800 अरब रुपए पंजाब के किसानों का नुकसान हुआ है। ये 800 अरब। ये काश्तकार खुद मेरे पास बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। रांझा साहब देखिए जी, जहाँ तक गंदम का सवाल उठता है, मैं इस पे बिल्कुल ये कहता हूँ कि देखें, जो माजी में अगर हम सस्ती गंदम लेना चाहते हैं तो पहले हमें ये तदारक करना पड़ेगा। ठीक है, आज किसान कार्ड आ रहा है, आज आप किसानों को ट्रैक्टर्स भी देना चाह रहे हैं, 12 एकड़ से नीचे काश्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इम्प्लीमेंट्स की शक्ल में, इनपुट्स की शक्ल में, खादों की शक्ल में, सोलर पैनल की शक्ल में, ट्यूबवेल्स के लिए कनेक्शंस की शक्ल में।
बट वो एक जो माजी में एक डेफिसिट हुआ है और उसका आगे आने वाले वक्त में उसके असरात भी नज़र आएंगे। और मुझे लगता है कि किसान अपनी ज़रूरत की ही लगाएंगे, उसके ज़्यादा जो होगी ज़रूरत से बढ़ के वो नहीं लगाएंगे। जितनी तो बड़ी इसके ऊपर गंदम अब की इस देखते दफ़ा हैं कि फसल हुई थी गवर्नमेंट ना, अगर हमने उतना ज़्यादा किसान के साथ ज्यादती की है। ये गंदम की जो कीमतें गिरी हैं ये हमारी किसी और अच्छी पॉलिसी नहीं, की वजह से नहीं बल्कि हमारी नालायकी की वजह से गिरी नहीं, है। चोरी की वजह से, अगले नालायकी साल नहीं। हमें तैयार रहना चाहिए कि फसल का क्या हाल होगा। नदीम भाई चोरी की वजह से गिरी है, चोरी की वजह से। और अगले साल देखें- फसल की तैयारी भी करनी आगे- पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब देखें अभी तो ये है कि आपका चावल है, गन्ना है, अल्लाह करे इनमें हम तो खुद काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, तो हमारा तो दिल ज़मींदारों के साथ धड़कता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें ये उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि वो भला करेगी। नहीं तो आपको पता है काश्तकार पंजाब का तो जो मेजर है, दही इलाकों पे पंजाब मुश्तकिल है और लोगों का ज़रिया माश जो है ही काश्तकारी, और जो भी हुकूमत काश्तकारों को नाराज़ करती है उसके असरात जो हैं वो तो सामने आते हैं। और उसी लिए हमने ये जो पंजाब का किसान कार्ड और ये चीज़ें जो हैं वज़ीर आला साहिबा ने मुतारफ़ करवाई हैं। और इंशाल्लाह ताला वही मैंने बात की ना कि साल डेढ़ साल लगेगा काश्तकारों का खसारा पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको अपना काम ठीक करने पड़ेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, शुएब शाहीन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।